मुंबई। देर रात वो अनजान आदमी निया को अजीब नजरों से देख रहा था, जो गाड़ी की सीट पर उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। जैसे गाड़ी का काफिला शहर के ट्रैफिक को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। ये आदमी एक गहरी सोच में डूबा था। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाना और उन्हें बेचने का था। इंडियन गवर्नमेंट को अपने वेपन्स देता था और विदेश में भी उन्हें भारी कीमतों में बेचता था। उसकी कीमत के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया भर की मांग थी। विदेशी सरकार उसकी कंपनी के बनाए गए हथियारों को खरीदने के लिए कितना भी पैसा बहाने को तैयार थी। वेपन्स के अलावा उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी था। यही नहीं, उसके कई और अलग अलग बिजनेस थे। वो इतना रिच और पावरफुल आदमी था कि उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। उस आदमी की गाड़ियों का काफिला एक आलिशान बंगले के बाहर यानी पार्किंग लॉट में जाकर रुकता है। 33 साल का ये नौजवान बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग था। चाहे वो आम लड़की हो या फिर किसी अमीर घराने की बेटी, सब उस पर मरती थी। उसके नाम की दीवानगी हर लड़की के दिल में थी। हर कोई उससे शादी करना चाहती थी। पर इस आदमी के बारे में ये अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं। वो गे है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी था ही ऐसा। बस वो लड़कियों से दूर रहता। बिजनेस की दुनिया में इस वेपन्स किंग के नाम को एक नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का ही देवता था। अगर उसका दिमाग फिर जाता तो सब कुछ रौंद डालता। और उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के खतरनाक वेपन्स एंड डिवाइसेस थे। मतलब वो एक हैकर भी था, इंडियन का वेपन्स किंग भी। वो था अभिराज, खानदान का बड़ा बेटा। एहित, खानदान का बड़ा पोता। अश्वत एहित, अश्वत एहित अभिराज। अभिराज खानदान शहर का सबसे इज्जतदार खानदान था। आश्रुत्व का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम आदित्य एहित अभिराज था। अभिराज आश्वत के 8 साल छोटा था। उसके साथ उनका मैनेजर प्रत्युष, पीए यानी ओहस, सेक्रेटरी रचित और एक क्लोज फ्रेंड अभ्रम था और बाली बॉडीगार्ड थे। अश्वत अश्वत के सभी साथी भी बहुत हैंडसम थे। अश्वत और उसके साथ बाकी सब पार्किंग लॉट में गाड़ियों से उतरते। ये पार्किंग लॉट था अश्वत अभिराज के घर यानी आर्यन पैलेस में आया था। अश्वत ने बेहोश निया को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर जाने लगा। तभी आदित्य परेशान होते हुए बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या पैसे ही बिना बताए इस हाल में एक लड़की को उठा लाए हो। अश्वत ने उसे घूर कर देखा। तभी आदित्य बोला, तेरे दादाजी चाहते हैं। तभी अधम बोला, तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले और तू इस लड़की को ऐसे। अश्वत, छोटा भाई सही कह रहा है, वो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा भाई, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। ये कहकर अभ्रम भाग गया और अश्वत बिना किसी बात पे ध्यान दिए निया को लेकर घर के अंदर जा चुका था। अश्वत के दादाजी शहर के सबसे ज्यादा इज्जतदार शख्स यानी एहित अभिराज का एक बहुत बड़ा सपना था। वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे, पर अश्वत शादी करने के लिए राजी ही नहीं था। और आज जब उसके सामने अश्वत एक अनजान लड़की लेकर घुसने वाला था, तो घर में बवाल तो होना तय ही था। दादाजी को अपने पोते की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो हमेशा उनके आने का इंतजार करते थे और आज भी वो लिविंग रूम में ही उसका वेट कर रहे थे। जब दादाजी ने अपने पोते को एक लड़की को बाहों में उठाते अंदर देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कभी अपने पोते को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अश्वत हमेशा लड़कियों से दूर रहता। अश्वत के पीछे बाकी लोग भी डरते डरते अंदर आए। आदित्य
प्रत्यूष के पीछे छिपा हुआ था, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। दरअसल बात ये थी कि आदित्य ने थोड़ी सी पी रखी थी। अगर ये बात उसके दादा को पता चलती तो बहुत नाराज होते। दादाजी ने अपने पोते को देखा और पूछा, ये लड़की कौन है? इसे यहाँ क्यों लाए हो? और ये बेहोश क्यों है? आदित्य बोला, दादाजी, मैं भाई को समझा रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए इसको। भाई, मैंने कहा था ना, दादाजी बहुत नाराज होंगे, अब भुगतो। अश्वथ ने नजरें उठाकर अपने दादाजी की आंखों में देखा और वो जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने आदित्य की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया और वो थोड़े शरारती ढंग से अश्वथ से बोले, अच्छा, तो 4वीं से शादी ना करने की वजह से क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक रह गए। अश्वथ शांति से बोला, हाँ। अश्वथ की ही हाँ सुनते ही आदित्य का दिमाग चक्कर खा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है और उसे भी यही लगता था कि उसका भाई गे है। अश्वथ की बात सुनकर सब हैरान थे। दादाजी अब थोड़े प्यार से बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इन लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हारी शादी इसी से होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये अमीर है कि नहीं, मुझे बस अपना परपोता देखना है। वहीं आदित्य मन में सवालों का सैलाब आ गया। ये हो क्या रहा है यार? यहाँ सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है और दादाजी को परपोता परपोती देखना है। भाई, करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता है आप गे हो यार, फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान चार्वी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनफ किसी भी लड़की को पसंद नहीं करते। इवन आप अचानक इस लड़की में ऐसा क्या देखा? भाई, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? इस सवाल से जूझते हुए उसकी नजर किसी और पर पड़ी। वो लड़की जो उसके भाई की बाहों में बेहोश थी। वो उसी समय बात बदलते हुए बोला, दादाजी, मेरी भाभी प्यारी है ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। दादाजी का ध्यान अब तक उसके पोते पर ही था और अब आदित्य के इतना बोलने पर ही उन्होंने पहली बार निया को ध्यान से देखा, जो अश्वथ की बाहों में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। दादाजी ने निया के चेहरे को देखा और बोले, बहुत प्यारी है, लगता है अश्वथ से बहुत छोटी है। अश्वथ ने जवाब देने से पहले आदित्य से बोला, अरे, क्या फर्क पड़ता है, आजकल एज गैप तो कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की और वैसे भी भाई तो 33 के है और शायद मेरी भाभी यही कोई 21, 22, 23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए भाई पोता बहू ले आए। ये सुनकर तो दादाजी बोले, बात तो सही है, 21, 22, 23 का क्या मतलब? क्या तुम्हें सही उम्र नहीं पता? आदित्य बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूंगा? भाई से पूछ लो। उसको उसको एग्जैक्ट एज का बिल्कुल पता नहीं था। भाई ये सुनकर वही अभ्युत को देखने लगा। अभ्युत निया को बाहों में लिए बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी शांत भाव से उसने दादाजी से कहा, बहुत सवाल हैं आपके मन में, मैं जानता हूँ, सब जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल ये बेहोश हो गई है तो बाद में बात करते हैं। दादाजी ने अश्वथ को देखा और बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हम कल बात करेंगे तुम्हारी शादी की। ये सुनकर आदित्य लड़खड़ा गया, लेकिन अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदले। वो तो निया को लेकर अंदर कमरे में गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गए। बस एक आदित्य अकेला लिविंग रूम में सुन्न खड़ा हुआ था। कमरे में जाकर अश्वथ ने उसके घर से एक सर्वेंट ईशना को बुलाया और इंटरकॉम किया और बोला, ये लड़की जो मेरे रूम में है, इसके कपड़े चेंज कर दो। ये कहकर अश्वथ अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर के बाद ईशाना अश्वथ के स्टडी रूम में आई। वो थोड़ी परेशान थी। उसे परेशान देखकर अश्वथ ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? तो ईशाना हिचकिचाते हुए बोली, बिग बॉस, बात ये है कि वो आधे में ही चुप होकर खड़ी रही। अश्वथ, क्या हुआ?
ईशाना की आंखों में दर्द था। वो बोली, बिग बॉस, लगता है उस लड़की पर बहुत जुर्म बरसाया गया है। उसके पूरे शरीर पर ताजा जख्म है। ऐसा लगता है उसे वो 1-2 दिन पहले ही बेरहमी से पीटा गया। अश्वथ को गुस्सा आने लगा। वो सीधा बेडरूम में आया और उसने देखा कि निया पेट के बल उल्टी लेटी हुई है। उसका शरीर ब्लैंकेट से ढका हुआ था। अश्वथ ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ निया की पीठ को देखा। निया की पीठ पे जख्म थे। अश्वथ को निया की बाजू पर भी चोट के निशान दिखाई दिए। अश्वथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। रात बहुत हो चुकी है। लेकिन आदित्य अभी भी लिविंग रूम में परेशान इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने उसकी फैमिली डॉक्टर यानी डॉक्टर नैना को उनके घर आते देखा। वो सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैना आधी रात को, वो भी आर्यन पैलेस में, क्या क्या कर रही हैं? इन्हें किसने बुलाया? उसने डॉक्टर का रास्ता रोका और बोला, अरे डॉक्टर नैना, आप इतनी रात को यहाँ? डॉक्टर नैना बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। ये सुनकर आदित्य फिर से कंफ्यूज हो गया। आदित्य को उसके हैरान हाल में छोड़कर वो सीधा अश्वथ के रूम में चली गई। अश्वथ के रूम में घुसते ही वो हैरान हो गई। अश्वथ के बेडरूम में लड़की अपनी हैरानगी को जाहिर करते हुए बोली, क्या बात है, सबको लगता है कि आप गे है और मुझे भी तो यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए अश्वथ बोला, डॉक्टर नैना, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, मेरे गे होने और ना होने का पता लगाने के लिए नहीं। आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये कहकर अश्वथ अपने बेडरूम से अटैच बाहर में चला गया। वहां जाकर वो वाइन पीने लगा। उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो गई। एक अच्छा आइडिया मिल गया उसे आरवी सहाय से शादी ना करने का। आरवी सहाय से शादी ना करने की उसकी बहुत बड़ी वजह थी। आरवी जितनी अच्छी दिखती थी उतनी अच्छी थी नहीं और अश्वथ लोगों की नीयत को बहुत अच्छे से पहचान लेता और आरवी भी उसकी नजरों से बच नहीं पाई। पर आरवी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया। तो आरवी ने शादी ना करनी थी। सिर्फ एक वजह थी जो उसके दादाजी को मंजूर होती। वो किसी और से शादी करना चाहता है। उसने निया की फोटो क्लिक कर ली और कुछ देर पहले अपने डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया। निया फिलहाल उसके लिए खुद को आरवी से बचाने की तलवार थी। आखिर क्या है ये खेल जिसमें निया फंसती जा रही है? क्या उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा कर अश्वथ क्या करने वाला है? जब वो होश में आएगी तो कैसे बच के निकल पाएगी मासूम निया शहर के सबसे बड़े आदमी के पंजे से? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और हमारी ये स्टोरी सुनते रहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर कीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय। हे गाइस, कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी ये नई स्टोरी कैसी लग रही है। बाय बाय।